पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो देखो आपको मैंने बताया था कि जो रिएक्शंस होती हैं, जब रिएक्शन एक से ज़्यादा पदों में होती है, यानी रिएक्शन दो पदों में हो सकती है, ऐसी रिएक्शन जो एक पद में होती है उसे सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं, और जो रिएक्शन एक से ज़्यादा पदों में होती है उन्हें कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है तो हम रिएक्शन को डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कंप्लीट इक्वेशन है और बैलेंस भी है तो फिर वहां पर जो मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल रहे हैं वो चेंज भी आ सकती है। क्यों चेंज आ सकती है? क्योंकि वो जो रिएक्शन है बैलेंस भी है और क्या है, कंप्लीट भी है। तो वहां पर उस रिएक्शन को देख करके फिर हमें कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन एक पद में है या फिर अनेक पदों में हो रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन अगर अनेक पदों में हो रही है, तो अनेक पदों में हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जितने भी पद हैं हर पद में रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। कोई हो सकता है किसी पद में रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो, और ऐसा हो सकता है किसी पद में रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा मंद हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब आपको मैंने बताया था जब रिएक्शन का वेग निर्धारित करते हैं तो फिर हम उस पद से रिएक्शन का वेग निर्धारित करते हैं जो मंद गति से होता है, ठीक। तो ऐसा पद जहां से रिएक्शन की वेग निर्धारित होती है उसको कहते हैं वेग निर्धारक पद, ठीक है। उसी को वेग निर्धारक पद कहते हैं। अब वेग निर्धारक पद के द्वारा ही मॉलिक्यूलरिटी भी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों वहीं से सॉल्व की जाती है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, बस समझने का अंतर है। देखो वेग निर्धारक पद में जो भी अभिकारक अणु हैं, यानी वेग निर्धारक पद में जितने भी अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उनकी जो संख्या होगी उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगाएंगे? अब उसी वेग निर्धारक पद में क्या है, जितने भी अभिकारक की सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हो रहा है उन्हीं के सांद्रता पदों की घातों का योग क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी दोनों एक ही पद से निकले, वेग निर्धारक पद। बस वेग निर्धारक पद में मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, वेग निर्धारक पद में जितने भी अभिकारक अणुओं की संख्या भाग ले रही है वही होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो उसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहा है, वेग निर्धारक पद में एक अभिकारक अणु भाग ले रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1, और अगर दो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उसमें तो मॉलिक्यूलरिटी होगी 2, और अगर 3 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वेग निर्धारक पद में तो मॉलिक्यूलरिटी होगी 3। आपको मैंने बताया था मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 आ रही है, यदि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, और यदि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रही है तो उसे कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और यदि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आती है 3 तो उसे कहते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो अब मेन चीज है वेग निर्धारक पद। तो देखो वेग निर्धारक पद में क्या है, मॉलिक्यूलरिटी तो हम बता देते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इतनी होगी, वो तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए। रिएक्शन को हम डायरेक्टली देख के बता देंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डायरेक्ट हर रिएक्शन को देख करके यानी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स ने मॉलिक्यूलरिटी निश्चित की हुई है, ऐसी केमिकल काइनेटिक्स द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल से सॉल्व की गई है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी अगर सिंगल स्टेप में हो रही है तो हम उसको भी डायरेक्ट बता देंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी इतनी होगी, लेकिन जो रिएक्शन एक से ज्यादा पदों में हो रही है वहां पर ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी कहां से निकलेगी, जो जिसमें रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, मंद गति से होती है। तो उस पद को क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद, और उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, यानी वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है। अब आज बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो देखते हैं।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में हमने बात की थी इसमें कि क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इसमें, तो इस पे बात करते हैं हम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अब देखो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिएक्शन से देख के हर रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख के नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन को देखा और उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतनी है, सभी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फिर पता कैसे लगाएंगे, तो ऐसा होता है पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें, और एक्सपेरिमेंट करके ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएक्टेंट्स हैं कि जिनके सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है। तो जो भी अभिकारक जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है उन्हीं की घातों का योग जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। अब एक बात ध्यान रखना है, यानी जो रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि उसमें जितने भी अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वो सब वेग निर्धारक पद के अंदर आए। ठीक है, तो इससे ये पता चला हमें एक्सपेरिमेंट से कि जितने भी अभिकारक अणु रिएक्शन में भाग ले रहे हैं वो जरूरी है सारे वेग निर्धारक पद के अंदर आए, वही अभिकारक पद आएंगे जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वही अभिक्रिया के दर के क्या होते हैं, समानुपाती। तो अब मान लीजिए कुछ अभिकारक ऐसे हैं रिएक्शन में है लेकिन उनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वहां पर उनके सांद्रता को क्या मान लिया जाएगा, स्थिर, और उसकी घात क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 0। यानी अब अभिक्रिया की दर उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम उसकी घात को नहीं जोड़ेंगे, 0 होगी तो वही रहेगी, सेम आएगी। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, देखो ये होती है द सम ऑफ पावर्स, sum of power of concentration terms in rate equation, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही होती है, ये वाली। ठीक है, यानी जिन अभिकारकों की सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है उन्हीं की सांद्रताओं की घातों का योग जो होगा वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसको, जैसे मान लो ए से बना है, ए और बी मिलकर बनाते हैं कोई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके ए के m मोल हैं और बी के हैं n मोल। तो अब इसका हमने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया, एक्सपेरिमेंटली सॉल्व होके देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर वो समानुपाती होती है a की पावर m इंटू b की पावर m। यानी एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो अभिकारक A की सांद्रता की घात m है वो अभिक्रिया के दर के समानुपाती है, और जो B अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता की घात n है, वो भी अभिक्रिया के दर के समानुपाती है। यानी एक्सपेरिमेंटली द्वारा ये पता चला कि A और B की सांद्रता में दोनों में ही मापने योग्य परिवर्तन हुआ है, इसलिए दोनों अभिकारकों की सांद्रता क्या है, अभिक्रिया की दर के समानुपाती है। अब इनकी घातों का जो योग होगा वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हमसे पूछ रहे हैं कितना है, तो अब हम बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसका m प्लस n के इक्वल। किसके इक्वल होगा, m प्लस n के इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ m प्लस n के इक्वल।
और n प्लस n आपको पता ही है क्या है, सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर ये वाला, और सम ऑफ पावर से क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो अब हम ये देखें m प्लस n की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, n प्लस n की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, n प्लस n की वैल्यू अगर 2 आती है, या n प्लस n की वैल्यू अगर आती है 3। देखो भी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब डिपेंड करती है उन अभिकारक पदार्थों की घात पर जिसकी सांद्रता में मापने योग्य हुआ परिवर्तन, तो उनकी घातों का योग ही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो m प्लस n का योग अगर आता है 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, 0। और m प्लस n का योग आया है 1, तो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये वाले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, और ये होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे m प्लस n का योग अगर आ रहा है n, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होगी, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो ये कौन सी होगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये हुई 0 ऑर्डर रिएक्शन, और ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही ये कैसी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये होगा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी में दोनों मॉलिक्यूलरिटी भी आएगी और उसी में आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो वेग निर्धारक पद में जितने भी अभिकारक अणु भाग लेंगे उनकी जो संख्या होगी उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। और अब सेकंड बात करते हैं, वेग निर्धारक पद में वे अभिकारक जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है उन्हीं की घातों का योग होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो दोनों देखो एक ही पद से निकलने हैं, बस मॉलिक्यूलरिटी में अभिकारक अणुओं की संख्या ली गई है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उनकी घातों का योग लिया गया है जिनकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन होगा। ठीक है, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखें कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। जैसे C12 H22O11 इसमें मिलाया हमने H2O, तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस C6H12O6। ये तो बनेगा ग्लूकोज और ये बनेगा फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने में आपको लग रहा होगा दोनों सेम हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम हैं बट स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग अलग हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये क्या है सुक्रोज, ये है सुक्रोज। अब देखो भी एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो वाटर है, मान लीजिए मैंने वाटर की कंसंट्रेशन बहुत सारी ले ली, बहुत एक्सीव क्वांटिटी में लिया मैंने वाटर, तो मैंने देखा वाटर की कंसंट्रेशन रहती है कांस्टेंट। कैसे रहती है वो बताते हैं। देखो जैसे वाटर की एक्सीव क्वांटिटी ले ली हमने, इसमें मैंने वाटर भर दिया और वाटर भर दिया, मान लीजिए मैंने इसमें 4000 ml H2O भर दिए और इसमें शुगर ऐड कर दी, शुगर मिला दिया C6H12O6, ये मिला दी मान लीजिए इसमें 10 ग्राम। ठीक है, तो जब 4000 ml H2O में शुगर डिजोल्व हो जाती है तो एक क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है। तो इसमें देखिए अगर 4000 ml H2O में से अगर मैं 100 ml H2O इसमें से बाहर भी निकाल दूं तो भी इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा,
तो इसका मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन अब भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर अभिक्रिया की दर इन रेट ऑफ रिएक्शन H2 की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगी। तो किसकी कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी, सुक्रोज। तो ध्यान रखना, जब कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा एक्टिव क्वांटिटी में ले जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता है, तो उसकी कंसंट्रेशन को मान लिया जाता है स्थिर। तो जब स्थिर मान लिया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, और जब इसकी पावर 0 होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर उस अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कंडीशन हुआ, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर ये अब समानुपाती है किसके, C12 H22O11, इसके समानुपाती है, इसकी पावर है 1। ठीक है, तो देखो अगर यहां हमसे पूछे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो मॉलिक्यूलरिटी तो होगी 2। ठीक है, देखो एक मॉलिक्यूल ये है और एक है ये। तो अभी मैंने बताया था रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है इसकी, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी 1, ये 1। तो देखो यहाँ पर अब इसका मतलब ये है, ध्यान रखना, जिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है सेम, तो इसका मतलब वो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होंगी, और जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है अलग अलग, तो इसका मतलब वो है मल्टी स्टेप रिएक्शन। यदि वो रिएक्शन फिर एक से ज्यादा पदों में होने वाली है, या एक से ज्यादा पदों में हो रही है रिएक्शन वो। तो देखो ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी हो एक से ज्यादा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आए उनकी 1, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन होगी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये दूसरा नाम है इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लिख दें H2O है, तो H2O की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 0 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, 1 + 0 क्या आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर यही हुआ, एक्सपेरिमेंटली H2O की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो उसकी कंसंट्रेशन स्थिर मान लिया। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, जिसको हम माप सकते हैं, मापने योग्य परिवर्तन हुआ। तो अभिक्रिया की दर इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और उसकी घात जो कहलाएगी वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या है। सेकंड एग्जांपल और है इसमें ऐसी, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे बनाते हैं इसको भी। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, ये वाला। अब हमने देखा CH3 COOC2H5 और इसमें मिला दिया हमने H2O, और ये तनु अम्ल की प्रेजेंस में, किसमें, तनु अम्ल H पॉजिटिव की उपस्थिति में इसमें बना CH3 COOH बना, और प्लस बनता है C2H5OH। यानी हमने क्या लिया, इथाइल एसिटेट लिया, इथाइल एसिटेट, और इसका हाइड्रोलाइसिस किया, ये बना एसिटिक एसिड, और ये क्या है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल एसिटेट का हाइड्रोलाइसिस हुआ और बना एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एल्कोहल।
तो देखो यहाँ भी H2O किसमें है, एक्सिस क्वांटिटी, किसमें है ये, एक्सिस क्वांटिटी, एक्सिस क्वांटिटी में है। तो फिर वही है, एक्सिस क्वांटिटी में इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा, बहुत कम चेंज होगा, जो क्या है, नगण्य है। और जब नगण्य होता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, स्थिर। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन, ये ध्यान रखना हमेशा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उन्हीं की घातों को जोड़ा जाएगा जिन अभिकारकों की सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है। इसीलिए रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कुछ और होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें अभिकारक की सांद्रता में कैसे पता पड़ेगा इस मापने योग्य परिवर्तन हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंटली द्वारा पता पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट द्वारा पता पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली सॉल्व की गई है, वो एक्सपेरिमेंट से निर्धारित की गई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अब वो किसके समानुपाती है, इथाइल एसीटेट के, CH3COOH, CH3COOC2H5, इसकी सांद्रता की घात 1 इंटू में H2O की पावर क्या आ जाएगी, हाँ 0। ठीक है, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन इथाइल एसीटेट की घात के प्रोपोर्शनल, H2O की कंसंट्रेशन स्थिर, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो पावर क्या होगी, 0। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर हम निकालें तो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी इसकी, 1 प्लस 0 कितनी आ जाएगी, 1। लेकिन अगर अब मॉलिक्यूलरिटी हमसे पूछी जाए, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी इसका मतलब ये वेग निर्धारक पद है। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि अगर यहाँ पे ये लिए गए हैं तो ये वेग निर्धारक पद के अंदर आ रहे हैं, तो वेग निर्धारक पद में विकारक अणु तो भाग ले रहे हैं, बस इसकी सांद्रता में परिवर्तन ही तो नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन में भाग तो लिया इसने, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी होगी इसकी 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 2। और ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसे क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा होती है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनकी फिक्स होती है, 1 आती है, ऐसी रिएक्शन होती है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सी है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी कहानी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, इसको कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। तो आई थिंक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है और क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोनों में अगर अंतर देखा जाए, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर है क्या, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी 0 कभी नहीं होगी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है। सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं होती जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है। थर्ड है मॉलिक्यूलरिटी कभी इंटीजर होती है, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकते हैं, भिन्नात्मक भी हो सकती है और इंटीजर तो भी हो सकती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है और मॉलिक्यूलरिटी से हमें क्या पता चलता है कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले विकारक अणुओं की संख्या का पता चलता है, लेकिन जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें क्या पता चलता है कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता में माप योग्य परिवर्तन पता चलता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट नोट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। यानी मॉलिक्यूलरिटी और
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी देखो कभी भी ये जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी जीरो नहीं होती है, जबकि इसमें ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है। नंबर दूसरा क्या है भी, ये नेगेटिव भी नहीं होती। क्या नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होगी, जबकि ये नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ये वाला। और थर्ड पॉइंट है ये वाला, ये इंटीजर होती है, इंटीजर होती है, इंटीजर माने पूर्णांक, और ये भिन्नात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है? भिन्नात्मक हो सकती है, ये भिन्नात्मक होती है। ठीक है। और नंबर 4, इसे वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या, अभिकारक अणु की संख्या का ज्ञान होता है, संख्या ज्ञात होती है, संख्या ज्ञात। जबकि इसमें क्या होगा? फोर्थ स्टेप में वेग निर्धारक पद में, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन पता चलता है, मापने योग्य परिवर्तन, मापने योग्य परिवर्तन। तो ये पता चलता है, ये अंतर है। तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।